Hello students and welcome to Best Learning Classes. Today we are going to discuss the questions of the chapter number 8 of your accountancy book, that is dissolution of a partnership firm, from question number 5. So let's get started. Realization expenses were 10,000 and paid by the firm on behalf of Alok, a partner with whom it was agreed at 7,500. तो ऐसा कुछ हमने पढ़ा था कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस किसी पार्टनर को देने चाहिए थे पर दे फर्म ने दिए उसके बिहाफ पे, राइट। ऐसा कुछ हमने पढ़ा था। उस चीज़ को देखते हुए हम इस जर्नल एंट्री को करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, इस क्वेश्चन के हिसाब से ये है स्टूडेंट्स कि वो ये बोल रहे हैं कि जितने भी रियलाइजेशन में एक्सपेंसेस हो रहे हैं उसमें से आलोक ने ये मान लिया है कि जो 7,500 तक के कोई भी एक्सपेंसेस होंगे तो वो मैं बियर कर लूँगा। उसके बाद के अगर कोई भी एक्सपेंसेस होते हैं तो वो फर्म अपने आप बियर करने वाली है। तो देखो, एक्सपेंसेस टोटल 10,000 के हुए हैं, उसमें से 7,500 तो आलोक के अकाउंट से हम डेबिट कर देंगे क्योंकि उसने कहा है कि 7,500 तक मैं बियर कर लूँगा, राइट। तो देखो, अब क्या करोगे स्टूडेंट, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हैं, है ना। जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उनका अकाउंट क्या होता है, डेबिट होता है, और इनकम का अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो हमें पता ही है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, राइट। ओके, अच्छा, अब आलोक का कैपिटल अकाउंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, तो कि उसका भी कैपिटल अकाउंट कम होगा अगर वो एक्सपेंसेस को बियर करने वाला है तो। और क्रेडिट क्या हो जाएगा, बैंक का अकाउंट, क्योंकि बैंक क्या होता है, एसेट होता है, और एसेट जब कम होगा तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या आ गया, 10,000, तो कि टोटल तो 10,000 के थे, जिसमें से आलोक के अकाउंट में से 7,500 और बाकी के जो रियलाइजेशन है वो 2,500 के हो गए। तो इस तरीके से जर्नल एंट्री को हमने किया। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे कि बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म, फर्म ने पे किए हैं, बॉर्न बाय आलोक। ठीक है, चलो अगर हम सेकेंड जर्नल एंट्री की तरफ बढ़ें तो देखिए उसमें क्या कहा गया है कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर 5,000, इट वाज अग्रीड दैट द फर्म विल बियर 2,000 एंड बैलेंस बाय रविंदर अ पार्टनर। मतलब टोटल अब एक्सपेंसेस इतने हुए हैं, उसमें से रविंदर जो है वो बाकी का बैलेंस देखेगा और फर्म जो है वो सिर्फ 2,000 देखेगी। ठीक है, मतलब देखिए इस बार क्या हुआ है स्टूडेंट कि आप पहले यहाँ पे रविंदर का इस बार कैपिटल अकाउंट डाल दो। अब अगर एक्सपेंसेस बियर करने वाला है तो उसका कैपिटल अकाउंट कम होगा, कम करने के लिए आप उसे डेबिट करोगे। क्या हुआ है, रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस ही है ना, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, राइट। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू बैंक। अच्छा, अब अमाउंट में क्या डिफरेंस है, टोटल तो 5,000 के हैं, जिसमें से वो कह रहे हैं कि फर्म तो 2,000 देखेगी, बाकी का बैलेंस कितना बचा, 3,000 का, तो ये 3,000 रविंदर बियर करने वाला है। फाइन, तो आप क्या लिखोगे कि बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 2,000 बॉर्न एंड पेड बाय फर्म, 2,000 के उसने किए और बाकी के किसने कर लिए, रविंदर ने। ठीक है, चलिए थर्ड वाले में क्या बोला गया है कि डिसोल्यूशन ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ 10,000 वर पेड बाय अमित अ पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। ऐसे तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन देखे हैं जहाँ पे एक ही पार्टनर है वो बिहाफ ऑफ द फर्म ही पे कर देता है। हमने जो इससे पहले जो क्वेश्चंस किए थे, है ना, देखिए आपको ऊपर भी दिख रहा होगा कि ऐसे हमने बहुत सारे क्वेश्चन देखे हैं, तो वही सेम जर्नल एंट्री यहाँ आ जाएगी। देखिए हुआ क्या है स्टूडेंट कि रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस ही थे, पर जब भी एक पार्टनर एक्सपेंसेस बियर करता है तो उसका अकाउंट क्रेडिट होता है। तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, टू अमित कैपिटल अकाउंट। ये जनरल एंट्रीज कुछ ऐसी है स्टूडेंट डिसोल्यूशन ऑफ फर्म वाले चैप्टर में कि वो ना हर बार सेम ही रहती हैं। तो अगर आप एक बार उसे लर्न कर लेते हो या इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आपके माइंड में वो सेट हो जाती हैं तो फिर वो गलत होने का चांस ही नहीं है। अब यहाँ क्या आ गया, 10,000, जितना अमाउंट हमें बोला गया था। तो क्या लिखोगे कि बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय अमित, अमित ने पे किया है, एंड बॉर्न बाय फर्म, क्योंकि फर्म को देने थे ना, दे पार्टनर ने दिए। अब भाई पार्टनर की कोई पर्सनल लायबिलिटी तो नहीं थी ना उस एक्सपेंसेस को देने की, वो चीज़ अलग हो जाएगी। वो क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं बोला गया, मतलब थे वो फर्म के एक्सपेंसेस पर अमित ने पे किए हैं, तो बाद में जाके फर्म को अमित को देना पड़ेगा। तो जब वो अमित को देंगे तो उसका कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है,
चलिए 6 वाला क्वेश्चन देखिए। क्रेडिटर्स ऑफ 85,000 एक्सेप्टेड 40,000 एज कैश एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ 43,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। अब मेरी बात ये सुनिए स्टूडेंट्स कि ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर कोई भी लाइबिलिटी को अगर आप एसेट के साथ सेट ऑफ करते हो तो उसकी कोई भी जर्नल एंट्री आप नहीं करते हो। तो उस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि नो एंट्री लिखने पे ही आपको मार्क्स मिलेंगे। अगर आप उसकी जगह भी एंट्री लिख देंगे तो आपका आंसर जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। ये मैंने आपको पहले भी बताया है, दोबारा बता रही हूँ कि अगर कभी भी किसी लाइबिलिटी से किसी एसेट को सेट ऑफ किया जाता है तो उसकी कोई भी एंट्री नहीं की जाती है। तो इस केस में आप सिर्फ कैश को लेके एंट्री करेंगे, इन्वेस्टमेंट की नहीं करेंगे। ऑल्दो वो बोल रहे हैं कि फुल सेटलमेंट में हो गया, तो अब वो फिनिश हो गया है ना, तो इसकी आप कोई एंट्री नहीं करोगे। फिर क्या है कि क्रेडिटर 16,000 के थे, उन्होंने मशीनरी 18,000 की ले ली फुल सेटलमेंट में। फिर स्टूडेंट वही बात है कि क्रेडिटर्स को आपने मशीनरी से खत्म किया है, तो ये भी लाइबिलिटी को एसेट से खत्म किया है, इसकी भी कोई एंट्री नहीं होगी। क्रेडिटर्स 90,000 के थे, उन्होंने बिल्डिंग 1,20,000 की ले ली एंड पेड कैश टू द फर्म 30,000। इस बार भी हमने कोई एंट्री नहीं करनी क्रेडिटर्स की इससे, क्योंकि क्या है कि अगेन क्रेडिटर्स बिल्डिंग से ही सेट ऑफ हो रहे हैं। बस इतना सा देखना है कि हमारी फर्म में 30,000 की कैश आ रही है, उसको हम जरूर देखेंगे, इसके अलावा और कुछ भी यहाँ पे नहीं देखा जाएगा। तो देखो स्टूडेंट, मैंने क्या बोला कि फर्स्ट वाली एंट्री में आप सिर्फ जो कैश वाला ट्रीटमेंट हुआ उसको देखोगे, ठीक है, ओके। अब मेरे को ये बताओ कि जब भी अब आपने क्या किया है कि फुल सेटलमेंट में आपने 40,000 एक्सेप्ट कर लिए हैं, ठीक है, क्रेडिटर्स ने, और बाकी इन्वेस्टमेंट हो गई है, फाइन। तो अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि उन्होंने कैश एक्सेप्ट करी है, कितने की करी है, 40,000 की। अब इसके रीजन क्या है, एसेट कम होगा तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होता है, और कैश अकाउंट एक एसेट है, एसेट दे रहे हैं, कम हो रहा है, एसेट कम होने के लिए क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो आप क्या लिखोगे कि बीइंग कैश पेड टू क्रेडिटर्स को दिया ना हमने कैश, वही लिख दिया। चलिए, इसके बाद क्या है, उसकी कोई एंट्री नहीं है क्योंकि लाइबिलिटी को एसेट से ही सेट ऑफ किया हुआ है, तो इसकी तो आप डायरेक्टली लिख दोगे नो एंट्री, ठीक है। थर्ड वाले केस की अगर बात करें तो उसमें क्या है कि मैंने क्या बोला कि जो क्रेडिटर्स को आपने बिल्डिंग से फिनिश किया है उसकी कोई भी एंट्री नहीं होगी। अगर आप एंट्री करेंगे तो सिर्फ एक चीज की करेंगे कि आपके फॉर्म में कैश आई है, तो कैश एक एसेट है, बढ़ेगा तो क्या होगा, डेबिट होगा, तो कैश अकाउंट डेबिट। और जब भी एसेट बढ़ता है तो रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है, तो टू रियलाइजेशन अकाउंट 30,000 की उन्होंने कैश दी है, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे कि बीइंग कैश received from creditors in full settlement। अच्छा, अब क्रेडिटर्स के कैश देने का रीजन क्या था स्टूडेंट्स, देखो क्रेडिटर्स तो 90,000 के थे, बिल्डिंग वो 1,20,000 की ले रहे थे ना, तो ज्यादा की ले रहे थे, तो बैलेंस कितना बचा, 30,000। तो जो 30,000 एक्स्ट्रा था वो उन्होंने फर्म को एज कैश दे दिया, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है ये कि कहाँ से 30,000 आए थे, ओके। अब आगे बढ़ते हैं 7th क्वेश्चन पे। 7th क्वेश्चन की काफी सारी एंट्रीज हैं, ठीक है। आप अपने पास बस बुक खोल के रखिए, हम करते चलेंगे। देखो, जनरल एंट्रीज आपको करनी है डिसोल्यूशन के टाइम पे। वेरियस एसेट्स अदर देन कैश एंड आउटसाइड लाइबिलिटीज हैव बीन ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, ओके। एसेट्स की सेल हो रही है 50,000 की, एक बार पहले समझते जाते हैं सारी एंट्रीज और फिर लिखेंगे। एसेट्स की सेल हो रही है तो कैश या बैंक में पैसा आएगा तो एसेट बढ़ेगा, लाइबिलिटीज की पेमेंट हो रही है, ठीक है। कमीशन 5% का था, एक्स को दिया सेल ऑफ एसेट्स पे, भाई उसने सेल ऑफ एसेट्स में हेल्प करी है तो हमने उसको कमीशन दिया है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 15,000 के थे, फर्म ने अमृत के साथ एग्री किया है कि वो उसको रीइम्बर्स करेंगे 15,000। इसका मतलब ये है कि अमृत ने बाद में क्या किया कि पहले उसने सारे एक्सपेंसेस पे कर दिया, अब बाद में फर्म उसे रीइम्बर्स कर देगी। क्योंकि देखो स्टूडेंट, मैं बार बार एक ही लाइन इसलिए रिपीट करती हूँ ताकि वो आपके माइंड में आ जाए कि यही है कि उस पार्टनर के वो पर्सनल एक्सपेंसेस नहीं होते हैं, वो फर्म के बिहाफ पे बेयर कर रहा होता है, इसीलिए बाद में फर्म को उसे पैसे दे के उसको फिनिश करना होता है, ठीक है ना, इसीलिए फर्म रीइम्बर्स करती है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड आपको 10,000 का बताया गया है। जेड एक डेटर है जिसका अकाउंट 6,000 का था, जो कि पहले बैड हो गया था, मतलब कि पहले हमने ये मान लिया था कि अब उससे हमारे पास कोई पैसे नहीं आने वाले हैं, बट अब उसने हमें 60% पैसा दे दिया है। मतलब पहले आपने उसको बैड डेट मान लिया था, पर अब क्या हुआ है, बैड डेट्स रिकवर हो गए हैं, फाइन।
फिर क्या है कि एक इन्वेस्टमेंट थी जिसकी बुक वैल्यू 10,000 की थी, रियलाइज्ड एट 150,000, तो ये सेम 150%। तो इसका मतलब यही हुआ कि भाई हमें बता रखा है इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू, ठीक है, और रियलाइज मतलब आपने उसको सेल कितने पे किया है, तो हम देखेंगे कि क्या प्रॉफिट या लॉस, समथिंग लाइक दैट। फाइन। देन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 10,000 के थे। द फर्म हैड अग्रीड विद क्रिश्चियन अ पार्टनर टू रीइंबर्स हिम अप टू 7,500। फाइन। अब इसके अंदर क्या हुआ कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस थे 10,000 के, हम क्रिश्चियन को कह रहे हैं कि हम उसे 7,500 जो है वो दे देंगे। स्टार्ट करते हैं, कोई डाउट नहीं रहेगा, आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। ए वाले में क्या था, सेल ऑफ एसेट्स। क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है, और अमाउंट क्या आ जाएगा 50,000 का, जो हमें क्वेश्चन में ही गिवन है, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे कि बीइंग एसेट्स सोल्ड। अब रीजन क्या है, एसेट सोल्ड हुए हैं, फर्म में कैश आई है या बैंक में पैसा आया है, तो एसेट बढ़ेगा तो डेबिट होगा, और जब भी एसेट बढ़ता है तो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा होता है। सेकेंड जर्नल एंट्री में बोला गया है कि जो लाइबिलिटीज है वो हमने पे करी हैं 10,000 की। फाइन। तो एंट्री क्या हो जाएगी इसकी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्या अमाउंट आ जाएगा 10,000 का। अब देखो इसका रीजन क्या है स्टूडेंट्स, इसका रीजन ये है कि बैंक जो है वो एक एसेट है, और एसेट जब भी कम होगा तो उसको क्रेडिट करना पड़ेगा, और जब भी एसेट कम होगा तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा। तो आप नरेशन में लिख दोगे कि बीइंग पेमेंट मेड टू लाइबिलिटीज, ठीक है। अब सी वाली जर्नल एंट्री, सी में बोला गया था कि कमीशन है 5% का, वो हमने एक्स को दिया है सेल ऑफ एसेट्स पे। अब कमीशन की वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे वो अभी देखते हैं। एंट्री क्या हो जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। अब देखो स्टूडेंट, एक्स का कैपिटल अकाउंट हमने इसीलिए क्रेडिट किया है क्योंकि उसका कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा जब उसे कमीशन मिलेगा, और आप जो भी उसे पैसे दे रहे हो, जो भी कमीशन दे रहे हो, या तो कैश के थ्रू दोगे या बैंक के थ्रू दोगे, तो एसेट कम होगा तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा। और वैसे भी जब भी डिसोल्यूशन हो रहा होता है ना, तो हर एक चीज की जनरल एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट से ही पास ऑन होनी होती है, ठीक है। इसीलिए हमने यहाँ पे ये लिखा। अमाउंट किस तरीके से आएगा, वो बोल रहे हैं जितना भी सेल हुआ है ना एसेट्स का, उसका 5%। सेल 50,000 हुआ है, उसका 5%, डेट इज 2,500 का जो कमीशन है वो हम एक्स को दे रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे कि बीइंग कमीशन अलाउड टू एक्स। तो किस तरीके से आया कि सेल ऑफ एसेट्स का ही हमने 5% कैलकुलेट करा जो हमें बोला गया था। आगे क्या बोला गया है हमें कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 15,000 के थे, हम उसको रीइंबर्स करने के लिए 10,000 के लिए रेडी हुए हैं। तो क्या एंट्री हो जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू अमृत कैपिटल अकाउंट। कितना देने के लिए रेडी हुए हैं उसे, 10,000 का। तो बस आपको उससे रिलेटेड एंट्री कर देनी है कि भैया हम उसे 10,000 दे रहे हैं। तो आप क्या लिखोगे कि बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस रीइंबर्स्ड, ठीक है, वही सेम लैंग्वेज। अब अमृत का कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और हर चीज की एंट्री रियलाइजेशन से ही होनी है, तो बाकी लॉजिक अगर याद भी नहीं रहता तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। बस एक चीज अगर आपको पता है तो दूसरी डिसोल्यूशन में हमेशा रियलाइजेशन अकाउंट ही आता है, मोस्टली 99% केसेस में, ठीक है। फिफ्थ चलिए, क्या बोला गया है कि एम्प्लॉय का प्रोविडेंट फंड है 10,000 का, ठीक है। तो क्या एंट्री हो जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब हमें देना पड़ेगा ना, वो भाई है तो, ठीक है ना। तो कितने का है, 10,000 का। तो देंगे तो बैंक है, एसेट है, देंगे तो एसेट कम होगा, कम होगा तो क्या करना पड़ेगा, उसे हमें क्रेडिट करना पड़ेगा, और सारी एंट्री में क्या आना चाहिए, रियलाइजेशन अकाउंट आना चाहिए। तो ये क्या हुआ कि बीइंग एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड पेड। अब देखो नरेशन से क्या फायदा होता है कि कई बार हमें जर्नल एंट्री को देख के समझ में नहीं आता है कि ये किस चीज का हमने जर्नल एंट्री करी थी, तो नरेशन से देख के समझ में आ जाता है कि हमने क्या किया होगा उस टाइम पे। फाइन। नेक्स्ट क्या बोला हुआ है कि जेड एक डेटर है जिसके 6,000 हमने बैड डेब्ट्स मान लिए थे, पर अब उसने 60% उसका दे दिया है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट।
अब देखो स्टूडेंट, बैंक इसीलिए डेबिट हुआ है क्योंकि अब हमारे बैंक में पैसा आ गया होगा, क्योंकि वो 60% देने के लिए रेडी हो गया है। तो जब भी एसेट बढ़ेगा तो वो डेबिट होगा, और एक चीज़ में रियलाइजेशन ज़रूर आना है। तो कितना आना है कि वो बोल रहा है कि वो 6000 का अब 60% दे सकेगा, जो कि पहले उसमें से कुछ भी नहीं आना था। तो मतलब अब हमारे पास 3600 जो हैं वो आने वाले हैं। तो ये क्या हो गया कि बीइंग बैड डेप्ट रिकवर्ड। बैड डेप्ट मतलब पहले हमने मान लिया था कि नहीं आएगा, बट अब वो रिकवर हो गए, थोड़े से, पूरे नहीं हुए हैं, सिर्फ 60% ही हुए हैं। नेक्स्ट क्या है कि एक इन्वेस्टमेंट बुक वैल्यू 10,000 रियलाइज्ड एट 150%। फाइन। तो सबसे पहली बात, रियलाइज मतलब सेल तो किया ही है ना, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, इतना समझ आ गया। क्योंकि सेल करेंगे तो एसेट बढ़ेगा, ठीक है, तो हमने यहाँ पे डेबिट में लिख दिया, और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट में आ गया, क्योंकि एसेट बढ़ने पे रियलाइजेशन क्रेडिट होता है, ठीक है। अब किस तरीके से अमाउंट आएगा, देखो उसकी बुक वैल्यू 10,000 थी, उसके वो 150% पे रियलाइज हुआ है, तो सिंपली उसका 150% निकाल दो, कितना आ गया 15,000। इट मीन्स आपको वो इन्वेस्टमेंट को सोल्ड करके कितने पैसे मिले हैं 15,000 के। तो ये क्या आ गया कि बीइंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड, सेल किया आपने, ठीक है। और इसके नेक्स्ट वाले में ये बोला गया है स्टूडेंट्स की रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 10,000 के थे, फर्म कृष्ण के साथ ये अग्री हुई है कि वो उसे 7500 तक रीइंबर्स करेंगे। तो क्या हो गया ये, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कृष्ण कैपिटल अकाउंट, क्योंकि अगर हम उसको रीइंबर्स करेंगे तो उसका कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा, है ना। और फिर अगेन एक जगह तो रियलाइजेशन आना ही है, या फिर इस तरीके से भी समझ लो कि जब बैंक या कैश के थ्रू दोगे, एसेट कम होगा तो रियलाइजेशन डेबिट होगा। 7500 का अमाउंट है, ठीक है। तो क्या ये कि बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस रीइंबर्स्ड, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, 8th क्वेश्चन में क्या बोला गया है, The firm of Manjeet, Sujit and Jagjit was dissolved on 31st March 2018. It was agreed that Sujit will take care of the dissolution related activities and will get 10% of the value of assets realized. देखो फर्म उनकी कब डिसॉल्व हो रही है, 31 मार्च 2018 पे, और उन्होंने ये अग्री किया है कि जो सुजीत है उसे डिसोल्यूशन रिलेटेड एक्टिविटीज़ का ध्यान रखना है, और फिर जितने भी एसेट्स रियलाइज होंगे उसका 10% उसे मिल जाएगा। सुजीत अग्री टू बियर द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, वो मान गया, एसेट्स कितने रियलाइज हुए हैं इतने, तो इसका 10% अब सुजीत को मिलेगा, ठीक है। और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 90,000 के थे, उसने खुद कितने बियर किए 90,000 के, जो कि फर्म की कैश के थ्रू पे हुए। 4,50,000 वर पेड टू क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम, लाइबिलिटीज़ भी हमने पे करी हैं। तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए फर्स्ट वाले में देखो हमने क्या समझा, इधर से देखो इसमें पॉइंट्स नहीं है, हमें खुद समझना है। पेपर में आपको आंसर तो गिवन नहीं होगा, ना ही हिंट गिवन होंगे। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे स्टूडेंट, तो हमें यही दिख रहा है कि एसेट्स रियलाइज हो रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट एंट्री में क्या आ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, राइट, यही होगा यहाँ पे। और अमाउंट कितना आ जाएगा, उन्होंने आपको कितना बताया, 100,750 ये अमाउंट आ गया आप लोगों के पास कि बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो देखिए स्टूडेंट क्या होगा कि बैंक टू रियलाइजेशन एंट्री हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास देखो एसेट्स को अगर आप सोल्ड करोगे तो आपके फर्म में कैश आएगी, तो इसीलिए बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और अमाउंट आपको ये बताया गया है। तो आप नरेशन में लिख दोगे बीइंग एसेट्स रियलाइज्ड। इसके बाद क्या हुआ कि हमें क्या दिख रहा था, उन्होंने हमें बताया था कि अगर वो एक्सपेंसेस को बियर करने के लिए मान जाता है तो सुजीत को जितने भी एसेट्स रियलाइज होंगे उसका 10% मिलेगा। तो इट मीन्स रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सुजीत, क्योंकि उसका कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा अगर उसे कमीशन मिलेगा, और कितना मिलेगा, जितने भी एसेट्स रियलाइज हुए हैं उसका 10%, दैट इज दिस मच। तो क्या हुआ कि बीइंग सुजीत पेड कमीशन, उसे कमीशन मिल गया, ओके। इसके बाद क्या हुआ है कि हम लोग वहाँ पे क्या देख रहे हैं कि 4,50,000 के क्रेडिटर्स थे, वो फुल सेटलमेंट में उनकी क्लेम के पे किए गए हैं, और साथ ही साथ एक्सपेंसेस आपको 90,000 के बताए गए हैं। तो सुजीत कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक क्यों किया गया है, क्योंकि वो एक्सपेंसेस पे कर रहा है, और अगर वो एक्सपेंसेस पे करेगा तो उसका कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा,
इसीलिए उसे डेबिट किया गया है और अमाउंट हमें 90,000 का ऑलरेडी क्वेश्चन में बताया गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय सुजीत, उसी ने पे किया है। इससे इस पर कोई रीइंबर्स करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम ऑलरेडी कर चुके हैं, हम ऑलरेडी उसे पैसे दे चुके हैं और तभी वो अग्री हुआ है एक्सपेंसेस को बियर करने के लिए, राइट। नेक्स्ट में क्या था कि क्रेडिटर्स थे, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। भाई क्रेडिटर्स थे ना, क्रेडिटर्स को पेमेंट करोगे तो बैंक अकाउंट तो कम होगा क्योंकि एसेट है, बैंक या कैश के थ्रू ही पे करोगे, तो एसेट कम होगा तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। और दूसरी तरफ ऑटोमेटिकली रियलाइजेशन अकाउंट आना ही आना है, बट इसका लॉजिक भी यही है कि एसेट कम होता है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो रहा होता है। और अमाउंट तो आपको क्वेश्चन में 4,50,000 का बताया ही हुआ है। तो मतलब क्या है कि बीइंग अमाउंट ऑफ लाइबिलिटीज़ या फिर क्रेडिटर्स जो भी है वो हमने क्या कर दिए हैं, पे कर दिए हैं। फाइन स्टूडेंट्स, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे, कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, एंड इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल then please like, share and subscribe my channel.